रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज है 19 फरवरी 2021। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स का मकसद है आप तक डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स पहुंचाना और आपको डिसेबिलिटी जगत से अप टू डेट रखना और आपको डिसेबिलिटी जगत में हो रही हैपनिंग्स से अपडेट रखना। तो प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस के साथ और फिर डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे और आवर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे और फिर करियर काउंसलिंग में आज हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज इन एनजीओ सेक्टर। अगर आप एनजीओज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके बहुत ही काम आने वाला है। प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए बढ़ते हैं वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। मद्रास कोर्ट के मदुरई बेंच ने एक डिसेबल पर्सन को मेडिकल में एडमिशन ना देने पर 2 लाख देने का दिया आदेश। बिहार में एक मेंटली चैलेंज पर्सन को चोर समझकर भीड़ ने बुरी तरह से पीटा। अगले दिन ही हो गई उसकी मौत। सरकारी कर्मचारियों को नहीं है अधिकार ट्रांसफर के ऑर्डर्स को नकारने का। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने दिए आदेश। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन प्लान में किए हैं बदलाव। जानने के लिए सुने पूरी खबर। राजस्थान के 18 वर्षीय एक व्हीलचेयर यूजर ने अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल करने का हासिल किया रिकॉर्ड। किए कई आविष्कार। कमलगंज में एक डिसेबल लड़की की गला घोंटकर की गई हत्या। सड़क के किनारे पड़ा मिला शव। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा में डिसेबल बच्चों की पढ़ाई और रोजगार दिलवाने के लिए स्पेशल स्कूल्स की जाएगी स्थापना। अब सुप्रीम कोर्ट ने राइटर्स क्रैम्प पीड़ित परीक्षार्थियों को सिविल सर्विसेज में स्क्राइब यूज करने की दी अनुमति। मित्र ज्योति लाया है करियर सेंट्रिक ट्रेनिंग। अगर इंटरेस्टेड हैं तो अभी कीजिए अप्लाई। खबरें कुछ और भी होंगी और डिटेल न्यूज बुलेटिन भी सुनेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सक्षम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक। ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। आइए सुनते हैं।
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, मेरे यानी गौरी कुबेर के साथ। दोस्तों, ये शो आपको रखता है अपडेटेड डिसेबिलिटी सेक्टर की इम्पोर्टेंट खबरों के साथ और साथ ही साथ इसके अलग अलग इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स आपको देते हैं जानकारी जो है आपके लिए बहुत ही जरूरी। चलिए सुनते हैं आज की मुख्य खबरें। मदुरई में एक डिसेबल छात्र को मेडिकल में प्रवेश करने से मना करने पर मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरई बेंच ने हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य विभाग को उस डिसेबल पर्सन को 2 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा है कि याचिकाकर्ता जी. अरुण कुमार ने वर्ष 2018-2019 के लिए MBBS के पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि चयन समिति ने उनके विकलांगता प्रमाण पत्र को विवादित कर दिया। कुमार ने 2018 में उस संबंध में अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की और 2019 में अदालत के निर्देश का पालन करते हुए एक नए बोर्ड का गठन किया गया और बोर्ड ने पुष्टि की कि कुमार एक अलग तरह का व्यक्ति है क्योंकि शैक्षणिक वर्ष जिसके लिए प्रवेश की मांग की गई थी समाप्त हो गई थी। अदालत ने अधिकारियों को अगले वर्ष कुमार को प्रवेश देने पर विचार करने पर निर्देश दिया था, लेकिन अगले साल भी कुमार के आवेदन पर विचार नहीं किया गया और उन्होंने एक अवमानना याचिका दायर की, जिस पर अधिकारियों ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष में प्राप्त किए गए नीट के अंकों का उपयोग बाद के वर्षों में प्रवेश लेने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने अगस्त 2019 में एक अलग याचिका दायर की, लेकिन 6 जनवरी 2021 तक निपटान के लिए इसे नहीं लिया जा सका। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा कि कुमार को गलत तरीके से इनकार की गई सीट पर और अदालत में 3 बार स्थानांतरित होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने केवल अगले शैक्षणिक वर्ष में एक उम्मीदवार के सीधे प्रवेश के लिए अदालत को अधिकृत किया, इसलिए अदालत इस स्तर पर प्रवेश के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकती है। लेकिन उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कुमार को मनमाने तरीके से सीट देने के लिए 2 लाख की लागत का भुगतान करें और अगले शैक्षणिक वर्ष में उनके सपने को प्राप्त करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के जो 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है उनका मर्जर कर रही है, तो इसको लेके CPM के जो MP साहबान श्री विकास रंजन जी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, आइए सुनते हैं। श्री विकास रंजन CPM, सॉरी श्री विकास रंजन जी कहाँ हैं? Yes, I'm in लोकसभा, प्लीज। लोकसभा चैम्बर। हाँ, बोलिए। This matter relates to the Rights of Persons with Disabilities Act. This act was enacted pursuant to commitment to the International Covenant. Now there were 9 institutes. The government is proposing to reduce them to 4 clusters. If that is done, ultimately the benefit which was sought to be given to these disabled persons would really be frustrated. Therefore, I will be appealing to the government not to consider the question of reducing the institutes. On the contrary, to spread it, decentralize it so that the benefits are really given and reach to these poor disabled persons for their skill development, education and health. This is my appeal to the government. Thank you, Vikas Ranjan ji. I hope the minister will take note of it. फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि क्यों उठानी पड़ रही हैं परेशानियां व्हील चेयर टेनिस प्लेयर्स को। दोस्तों, इस साल के बजट में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी DEPWD को पहले ही लगभग 230 करोड़ रुपए कम दिए गए। इसकी वजह से व्हील चेयर टेनिस खिलाड़ियों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। इस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन या ITF के कई प्लेयर्स ने कहा कि उन्होंने इंटरनेशनल व्हील चेयर एम्प्यूटी स्पोर्ट्स फेडरेशन टूर्नामेंट
जो कि 2020 में थाईलैंड में होने वाला था, इसके लिए 30,000 रुपए की राशि भरी। पहले तो ये इवेंट पोस्टपोन हो गया, लेकिन जब ये इवेंट कोरोना के चलते कैंसिल कर दिया गया, तब PCI यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या फिर AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने खिलाड़ियों से कोई संपर्क नहीं बनाया। आज भी जबकि टूर्नामेंट के आयोजकों ने भारतीय समर्थकों को पूरे पैसे वापस कर दिए हैं, तो फिर भी खिलाड़ियों को केवल 26,000 रुपए वापस किए गए। बचे हुए 4,000 रुपए के लिए खिलाड़ियों को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। इस मामले के बारे में पूछे जाने पर पैरालंपिक कमेटी की अध्यक्षा दीपा मलिक ने बताया कि 6 व्हील चेयर टेनिस खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेशन फीस के तौर पर ये पैसे भरे थे, जिसके बाद PCI ने 4,000 के किट्स का ऑर्डर दे दिया, लेकिन टूर्नामेंट कैंसिल होने पर उन्हें भी ये राशि पूरी वापस नहीं मिल पाई। लेकिन किट्स अभी भी PCI के ऑफिस में लेबल्ड और सील्ड रूप में तैयार है। खिलाड़ियों को ट्रांजैक्शन प्रूफ्स और एड्रेस प्रूफ देने पर ये किट्स कुरियर कर दिए जाएंगे। आस्था फाउंडेशन से जुड़े और इंडियन व्हीलचेयर टेनिस टूर के संस्थापक श्री सुनील जैन ने कहा है कि व्हीलचेयर के खेलों के लिए अधिक बजट की आवश्यकता होती है। सरकार अपनी चैरिटी और मदद के दिखावे के नीचे विकलांग खिलाड़ियों की जरूरतों को दबा रही है। दोस्तों, इससे एक बात तो निश्चित है, दोष चाहे जिस किसी का हो, लेकिन नुकसान तो विकलांग खिलाड़ियों को ही उठाना पड़ रहा है। SSC एक बार फिर MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम आयोजित करवा रहा है। इस एग्जाम के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 मार्च 2021 है। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट देखें www.ssc.nic.in। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC की इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने कहा है कि हरियाणा में भी दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई व उन्हें रोजगार प्रदान कराए जाने के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। श्री कंवर पाल इन दिनों केरल प्रवास पर हैं। केरल में वे इन दिनों दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे विशेष विद्यालयों, जहां उनको शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी प्रदान किए जाते हैं, का दौरा कर रहे हैं। एक समाचार पत्र में छपी खबर के मुताबिक श्री कंवर पाल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में भी ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाएगी जहां दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई व उनकी दिव्यांगता के मुताबिक उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी ऐसे दिव्यांग बच्चों की संख्या बहुत अधिक है जो अपने घर वालों की मजबूरियों व विशेष विद्यालयों के न होने के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अनपढ़ता के कारण उनका जीवन कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी जल्द ही ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इस पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी NGOs के साथ इस संदर्भ में बातचीत की जाएगी और कुछ NGOs के साथ इस संदर्भ में बातचीत की भी जा रही है। मित्र ज्योति लाया है एक बार फिर आपके लिए करियर सेंट्रिक ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी, जो कि जून एंड तक जारी रहेगी। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको कंप्यूटर स्किल्स, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, विंडोज, जॉज, NVDA, टाइपिंग प्रैक्टिस विद टाइपराइटर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी और दिव्यांगों के अधिकार और उनके कर्तव्यों से अवगत कराया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की भी सुविधा रहेगी। आपको बता दें कि यह रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग है। यह ट्रेनिंग NIIT के स्पॉन्सरशिप में कराई जा रही है और यह ट्रेनिंग पूर्ण करने वालों को NIIT की ओर से सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मित्र ज्योति के हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 08022587623। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। कमालगंज थाना क्षेत्र गांव गौसपुर में एक दिव्यांग युवती का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। कुछ युवक जब दौड़ लगाने गए तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। प्राथमिक जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया है कि युवती की हत्या गला घोंट कर की गई थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। आपको बता दें कि मूबी में कमालगंज थाना क्षेत्र निवासी इसरार अपने बेटे के साथ मेहनत मजदूरी करते हैं। उनकी दिव्यांग बच्ची तबस्सुम, जो कि 24 वर्षीय हैं, उनकी शादी मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के
शकील से हुई थी जिनसे उनका तलाक हो गया था। 3 महीने पहले तबस्सुम ने जनपद कन्नौज गुरु सहायगंज थाना क्षेत्र के शाबेद से प्रेम विवाह किया था। उनके परिवार के लोग इस निकाह से खुश नहीं थे। 10 दिन पहले शाबेद भी मेहनत मजदूरी करने के लिए मूवी जाने की बात कहकर चले गए थे। तबस्सुम की मां खुर्शीदा ने बताया है कि तबस्सुम मंगलवार शाम बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे निकलवाने के लिए गई थी, जो कि उनके पति ने 5,000 रुपए उनके खाते में भेजे थे और इन्हीं 5,000 रुपए को निकालने की बात कहकर तबस्सुम घर से निकली, लेकिन वापस नहीं आई। कुछ युवकों ने बुधवार सुबह दौड़ लगाते हुए पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। गांव के प्रधान मौके पर तबस्सुम की मां खुर्शीदा को लेकर पहुंचे। खुर्शीदा ने अपनी बेटी की हत्या और दुष्कर्म का आरोप अपने दामाद पर लगाया है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी वाहन की टक्कर से यह मौत हुई होती तो बहुत से लोगों ने देखा भी होता। ऐसा लगता है कि दूसरी जगह पर हत्या करके वाहन के माध्यम से शव को वहां पहुंचा दिया गया है। तबस्सुम के पास से उसका मोबाइल तक बरामद नहीं हुआ है और न ही उसके रुपए उसके पर्स से बरामद हुए हैं। सिर्फ उसका और उसकी मां का आधार कार्ड बरामद किया गया है। तबस्सुम बैंक पहुंची या नहीं, इसकी भी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। प्राथमिक जांच के आधार पर हत्या व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के जूनियर व प्राइमरी स्कूलों में जाने वाली 9,118 दिव्यांग छात्राओं के लिए 188 लाख रुपए की स्टाइफंड की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें 200 रुपए के हिसाब से वार्षिक 2,000 रुपए इन दिव्यांग छात्राओं को प्रदान किए जाते हैं। इस स्टाइफंड की अवधि 10 माह की होती है। इस स्टाइफंड के लिए दिव्यांग छात्राएं समर्थ के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं, जिसके लिए मेडिकल बोर्ड या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस छात्रवृत्ति के लिए 40% से अधिक या 40% वाली दिव्यांग छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन के नियमों में क्या बदलाव किए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया है। शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे या भाई को मिलने वाली पेंशन के लिए जो आय के नियम है, उनमें कुछ सुधार किया गया है। मौजूदा नियम के अनुसार शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बेटे या भाई को पेंशन दी जाती है इस कर्मचारी की मृत्यु के बाद, लेकिन ये पेंशन ग्रांट की जाती है कुछ एक लिमिट डिसाइड करने के बाद ही। यानी कि मान लीजिए अगर विकलांग बच्चे या भाई की जो ओवरऑल इनकम है, उनकी ओवरऑल आय जो है वो मिनिमम फैमिली पेंशन 9,000 रुपए जो कि पहले से निर्धारित है और महंगाई भत्ता मान लीजिए 10%, तो इससे ज्यादा अगर है तो उन्हें ये पेंशन नहीं मिलेगी। मान लीजिए किसी की ओवरऑल इनकम अगर 9,900 रुपए भी हो जाती है किसी विकलांग बच्चे या भाई की, तो उन्हें उस कर्मचारी के मृत्यु के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को बदल दिया है। अब ये लिमिट हो गई है 30% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन बाय डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी उस कर्मचारी के पगार का 30%। यानी मान लीजिए अगर ये लास्ट पे ड्रॉन है किसी का समझो 50,000 रुपए, तो इसका 30% जो कि बनता है लगभग 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए प्लस उसके ऊपर मिलने वाला महंगाई भत्ता, अब ये बनेगी पेंशन की सीलिंग लिमिट यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इससे उदाहरण में देखें तो अब यदि जो बच्चा या भाई है उसकी ओवरऑल इनकम अगर 15,000 रुपए से नीचे है तो उन्हें फैमिली पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। ये तो एक काफी अच्छा बदलाव सरकार ने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी 9,000 की सीलिंग लिमिट की वजह से ही फैमिली पेंशन उन्हें नहीं मिल पा रही थी। तो अब ये सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है। इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट्स भी लाभार्थियों को सबमिट करने होंगे, जो कि बहुत ही आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहले तो यहाँ पर देना पड़ेगा शारीरिक या मानसिक विकलांगता का मेडिकल अथॉरिटी से दिया गया मेडिकल सर्टिफिकेट, और उसके बाद ओवरऑल इनकम के लिए कुछ कागजात, जिससे ये साबित हो जाए कि उस बच्चे या भाई की आय कर्मचारी के लास्ट ड्रॉन सैलरी के 30% से ज्यादा नहीं है।
ये आदेश जारी होने के बाद से ही लागू कर दिया गया है। पुराने केसेस को नहीं खोला जाएगा और यदि कोई पुराने केसेस को खोलता भी है तो इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो फरवरी 2021 से दिए जाएंगे। यदि मानिए पहले से ही आपकी इनकम कम थी लेकिन फिर भी आपको अब फरवरी 2021 से ही इसका हकदार माना जाएगा और किसी प्रकार का एरियर इस केस में नहीं दिया जाएगा। फिलहाल ये काफी अच्छा कदम सरकार ने उठाया है और कई लोगों को अब नए रूप से इसका फायदा भी मिलने वाला है। राजस्थान के हृदयेश्वर सिंह भाटी जो कि व्हीलचेयर यूजर हैं और दिव्यांग हैं, उन्होंने अपने नाम इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का रिकॉर्ड हासिल किया है। उनके नाम 7 आविष्कारों के लिए और 3 पेटेंट्स के लिए ये रिकॉर्ड्स दर्ज किए गए हैं। श्री हृदयेश्वर सिंह भाटी को आपको बता दें कि पिछले साल भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट रचनात्मकता के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। हृदयेश्वर सिंह भाटी 18 वर्षीय हैं और उन्होंने शतरंज के 2 से अधिक खिलाड़ियों के खेलने के लिए बोर्ड बनाने का संस्करण विकसित करने के लिए अपने आविष्कारों और पेटेंट्स के लिए ये रिकॉर्ड अपने नाम कराए हैं। भाटी बताते हैं कि उनके मन में यह प्रेरणा ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस से आई, जो कि खुद एक व्हीलचेयर यूजर थे। उन्होंने बताया कि उनके दिमाग में 2 से अधिक खिलाड़ियों के लिए शतरंज बोर्ड बनाए जाने की सोच तब पैदा हुई जब वे शतरंज खेल रहे थे अपने दोस्त के साथ और उनके पिता उनके साथ शतरंज खेलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और वे सफल हुए। भाटी ने 2013 में सबसे पहले 6 खिलाड़ियों के लिए शतरंज बोर्ड विकसित किया। इसके बाद इन्होंने 12 और 60 खिलाड़ियों के लिए अलग अलग शतरंज बोर्ड विकसित किए। भाटी ने 2 पहिया वाहनों और 16x16 सुडोको के लिए वाहनों की पहुंच के लिए स्पेशल रैंप्स डिजाइन करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी है जरूरी। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अधिनियम में की गई है सुधारणा। कोरोना पैंडेमिक ने वर्तमान भारत की हेल्थ केयर सिस्टम की खामियों को उजागर करके रख दिया। अब भी हमारे देश में शारीरिक स्वास्थ्य को ही संपूर्ण स्वास्थ्य माना जाता है, लेकिन क्या मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी नहीं है? भारत में पैंडेमिक से पहले भी कई लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल में कुछ बदलाव हुए, जैसे वर्क फ्रॉम होम, नौकरी की, पैसे की चिंता, क्वारंटाइन, इन सभी से तो तनाव और ज्यादा बढ़ गया। मानसिक रोगियों के लिए स्थितियां और बिगड़ गई। इन स्थितियों को सुधारने के लिए कानून में पहले से ही महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। 2017 का मेंटल हेल्थ केयर एक्ट मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े तनाव, विकलांगता और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से संसद में रखा गया, जो कि मई 2018 से लागू भी हो चुका है। 1987 के मुकाबले अब इस अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं। अब इसके तहत मानसिक रोगी को अमानवीय व्यवहार से बचने का, मुफ्त कानूनी सेवा पाने का और स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की कमियों पर शिकायत करने का मौका मिलता है। इस अधिनियम के तहत देश के सभी मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों और संस्थानों को स्टेट लेवल और सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करना होगा। अब ये भी अनिवार्य है कि मानसिक सेवाएं देश के हर एक जिले में स्थापित की जाए। दोस्तों, इस अधिनियम के साथ साथ कई और ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो इस बढ़ते तनाव को वक्त रहते रोक दे, जैसे डिजिटल मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन स्टार्टअप्स को फंडिंग करना। इससे डॉक्टरी सलाह या परामर्श या जिसे हम काउंसलिंग भी कहते हैं, इसमें इजाफा होगा और नतीजतन तनाव में कमी होगी। स्कूल्स और कॉलेजेस में योगा और चर्चा सत्र शुरू करने से समय रहते ही मानसिक तनाव को घटाया जा सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कम समय में अधिकतम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जा सकती है। कंपनीज में काम करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रोग्राम्स चलाकर वर्क स्ट्रेस से निपटने की क्षमता को बढ़ावा दिया जा सकता है। दोस्तों, साल 2020 से सबक लेकर भारत को मानसिक स्वास्थ्य पर ग्रास रूट लेवल से काम शुरू करना चाहिए।
जैसे भारत में बनाई गई वैक्सीन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को निरोगी रखेगी, वैसे ही तनाव कम करने के लिए उठाए गए ये कदम भारत के मानसिक स्वास्थ्य को संवारने में मददगार साबित होंगे। चलिए देखें कि मुंबई हाईकोर्ट ने एनएमसी और महाराष्ट्र राज्य सरकार को विकलांग छात्रा के मेडिकल कोर्स के एडमिशन पर क्या आदेश दिए। नॉन डोमिनेंट अपर लिम्ब डिसेबल्ड एक छात्रा ने नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को पास कर लिया, लेकिन इन्हें डिसेबिलिटी के ग्राउंड्स पर मेडिकल कोर्स में एडमिशन नकार दी गई। इसके खिलाफ छात्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है। उन्होंने पिटीशन में कहा है कि इससे पहले तो उनके जैसे डिसेबिलिटी वाली छात्राओं को मेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन दी जा चुकी है, तो उन्हें एडमिशन ना मिलना अन्यायकारक है। 1979 में यूएसए में बनाए गए एडमिशन स्टैंडर्ड्स अब भी भारत में लागू किए जा रहे हैं। अब समय आ चुका है कि इन्हें खारिज करके आज की स्थिति के हिसाब से नए मानदंड बनाए जाए। दोस्तों, इसमें मुंबई हाई कोर्ट ने एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल और महाराष्ट्र राज्य सरकार को इस अपील पर 7 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया देने के आदेश दिए हैं। छात्रा की गई अपील में उनके डिसेबिलिटी को जांचने के लिए नए मानदंडों का इस्तेमाल करने की मांग है। उनका कहना है कि नवीनतम उपकरणों से ये जांच की जाए और फिर उनके एडमिशन का डिसीजन लिया जाए। फेयर इनफ भाई, नए मानदंड और नए उपकरणों से हमें स्थिति का बेहतर अनुमान हो सकता है। आखिर 1979 के बाद अब तक दुनिया कितनी बदल चुकी है, तो हमारे मानदंड और नियम आखिर क्यों ना बदले जाए। दोस्तों, अगली खबर है पटना से। पटना में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला कि पिछले साल 43 बच्चे AES एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी दिमागी बुखार से ग्रस्त हो गए थे। इनमें से 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी बचे 36 में से 2 बच्चों में शारीरिक विकलांगता डेवलप हुई है। इन दोनों का इलाज श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SKMCH मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री प्रणव कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सभी 16 स्वास्थ्य केंद्रों से रिपोर्ट आने पर इस पर अगला कदम उठाया जाएगा। तब तक इन सभी बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य की एक मेडिकल रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। फिलहाल बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम शुरू करने के आदेश दिए हैं। जिले के कुछ 19 स्वास्थ्य केंद्रों पर AES के उपचार और सुविधाएं निर्धारित की जा चुकी है। पिछले साल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में AES पीड़ित बच्चों के लिए एक स्पेशल वार्ड भी शुरू किया गया। मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार के चंपारण और सीतामढ़ी जिलों में भी AES के कुछ मामले सामने आए हैं। दोस्तों, अब रुख करते हैं बिहार से आ रही एक काफी गंभीर खबर का। बिहार में बढ़ते डर और अराजकता के बीच मॉब लिंचिंग यानी सड़क पर भीड़ के द्वारा की गई अहिंसा का एक गंभीर मामला सामने आ रहा है। 20 वर्षीय दीपक पासवान अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए निकले। रास्ते में केसापी गांव में उन पर कुछ लोगों ने चोर होने का संदेह किया। पूछताछ करने पर जब दीपक सही जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें भीड़ ने तब तक पीटा जब तक वे बेहोश न हो गए। इसके बाद सुबह हॉस्पिटल जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। दीपक के रिश्तेदारों से पता चला कि वे मानसिक रूप से विकलांग थे। रिश्तेदारों ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में उनकी हत्या के आरोपी करार दे दिया गया है। कुछ लोकल लोगों ने पुलिस को सूचित किया कि पीड़ित अपने 3 साथियों के साथ एक खेत में विश्राम कर रहे थे कि तभी पास के गांव के लोगों ने अकारण ही उनका पीछा किया और अचानक मारपीट शुरू कर दी। उन सभी ने भीड़ से बचने की कोशिश की, लेकिन दीपक को पकड़ लिया गया। सिर में गंभीर चोट और काफी खून बह जाने के कारण दीपक पुलिस को काफी नाजुक हालत में मिले। गया के मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दीपक को मृत करार दे दिया गया।
पिछले एक साल में भीड़ के न्याय के यानी मॉब लिंचिंग के कई मामले बिहार में हुए हैं। इस अराजकता की वजह से या इस जंगल के कानून की वजह से ग्रामीण बिहार के आम लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। बिहार राज्य बढ़ते हुए अपराधों के मामले में पहल करता दिखाई दे रहा है। पूर्णिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, गया और कई जिलों में मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आए हैं। दोस्तों, ये घटनाएं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रही हैं, क्योंकि उनका दावा है कि उनकी सरकार बिहार में सुव्यवस्था और सुशासन लेकर आई है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को नहीं है अधिकार ट्रांसफर के ऑर्डर को नकारने का। आईएएस ऑफिसर मिस्टर रवि प्रकाश गुप्ता ने, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, इन्होंने सिलेक्शन के बाद छत्तीसगढ़ में ज्वाइन किया था, जिसके बाद पॉलिसी फॉर ट्रांसफर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन को कंसिडर करके इन्हें हरियाणा में 2015 में पोस्टिंग दी गई, लेकिन 2016 में फिर से इन्हें ट्रांसफर कर दिया गया डिप्टी कमिश्नर कैथाल के तौर पर। उसके बाद फिर से इनकी नेक्स्ट ट्रांसफर की गई डिप्टी कमिश्नर फतेहाबाद में, जिसके कुछ ही महीनों बाद इनकी फिर से ट्रांसफर कर दी गई डायरेक्टर जनरल स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट में। अब इस सब के खिलाफ आईएएस रवि प्रकाश गुप्ता ने एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 100% विजुअली डिसेबल्ड है और उन्हें 2 साल पूरे होने से पहले किसी भी कार्यक्षेत्र से ट्रांसफर करना नियमों के खिलाफ है। हालांकि द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया है और हरियाणा गवर्नमेंट के डिसीजन को समर्थन दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर होने वाले वो अकेले ऑफिसर नहीं है, उनके साथ 3 और ऑफिसर्स की भी ट्रांसफर की गई है। ये डिसीजन कोविड पैंडेमिक के चलते असामान्य परिस्थितियों को देखकर लिए गए हैं। जरूरत होने पर हरियाणा सरकार ये निर्णय ले सकती है। इसमें पोस्टिंग के विकल्प पर कर्मचारी का नियंत्रण नहीं रहेगा, बल्कि ये तो सरकार का विशेषाधिकार है। आइए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे राइटर्स क्रैम्प पीड़ित परीक्षार्थियों को सिविल सर्विसेज एग्जाम में राइटर की अनुमति दी। दोस्तों, राइटर्स क्रैम्प एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से लगातार लिखने से मांसपेशियों में ऐंठन पैदा हो जाती है। इससे दोनों हाथ भी प्रभावित हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने राइटर्स क्रैम्प पीड़ित परीक्षार्थियों को सिविल सर्विसेज एग्जाम में स्क्राइब करने की यानी कि पेपर लिखने के लिए राइटर की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को स्क्राइब्स या पेपर राइटर्स के लिए अलग से गाइडलाइंस बनाने को कहा है। कोर्ट ने माना कि 2016 के अधिनियम में निश्चित की गई बेंचमार्क डिसेबिलिटी कोई पूर्व नियोजित शर्त नहीं है। स्क्राइब के प्राप्ति के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी के दायरे को बढ़ाया भी जा सकता है। इस सिलसिले में एक याचिका सिविल सर्विसेज एग्जाम रूल के खिलाफ फाइल की गई थी। कोर्ट ने पाया कि इन नियमों के मुताबिक विजुअली और ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड लोगों को स्क्राइब की अनुमति दी जाती है, तो ये अनुमति राइटर्स क्रैम्प पीड़ित व्यक्ति को भी दी जानी चाहिए। 2016 का अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को समान व उचित अवसर प्राप्त कराने के लिए बनाया गया है। इसके मानदंडों को अधिकाधिक विकलांग व्यक्तियों को समावेशित करने के लिए आवश्यकता के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में कोर्ट ने एम्स को याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच के आदेश दिए। उसमें उन्होंने पाया कि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के चलते पेटिशनर की विकलांगता 6% की थी, लेकिन पेटिशनर की माने तो ये 6% का मूल्यांकन उनकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी से संबंधित है, जिसके कारण वो अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु को उसकी जगह से हिलाने में असमर्थ है। इस केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में राइटर्स क्रैम्प पीड़ित व्यक्ति स्क्राइब या राइटर की मदद के हकदार है। दोस्तों, हमारी अगली खबर है मुंबई से। मोदी सरकार ने 5 महीने की तीरा कामत के लिए जीवन रक्षक दवाइयों की आयात पर 6 करोड़ रुपए का जीएसटी माफ कर दिया है। फ्रेंड्स, 5 महीने की तीरा कामत को एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसके शरीर में प्रोटीन्स नहीं बनते।
इस बीमारी में शुरू से ही खाना निगलने में, सांस लेने में और चलने फिरने में तकलीफ होती है। आगे चल के मुश्किलें सिर्फ बढ़ती ही जाती है। इन बीमारियों पर दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। खास करके यूएस में इन पर दवाइयां भी विकसित की जा रही हैं। मुंबई की तीरा के केस में उपयुक्त दवाई का नाम है ज़ोलजेंस्मा। काफी महंगी दवाई है। इसके लिए तीरा के माता पिता ने क्राउड फंडिंग के माध्यम से 16 करोड़ की राशि जमा कर ली है। इस केस में अपोजिशन लीडर श्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मामले की खबर की। पीएम मोदी ने अपने जवाब में कहा है कि तीरा के केस को स्पेशल माना जाएगा और जीवन रक्षक दवाई के आयात पर भी छूट दी जाएगी। आपने सुनी डिटेल न्यूज बुलेटिन। अब समय है आवर ओपिनियन सेगमेंट पर बात करने का। आइए चलते हैं दानिश महाजन के पास। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बार हम जिक्र कर चुके हैं अवर ओपिनियन में सरकार को क्या करना चाहिए, जुडिशरी को क्या करना चाहिए, क्या हमारी दिक्कतें हैं, क्यों सरकार इनसेंसिटिव है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि जिसका जिक्र मैंने बहुत पहले किया था कि आज तक जो हमें राइट्स मिले हैं वो दो चीज़ों से मिले हैं। जहाँ तो ज़मीन पर स्ट्रगल करके यानी रैली करके हमें हमारे राइट्स मिले हैं, जहाँ फिर जुडिशरी ने हमारी हेल्प की है। 2019 में जब जुडिशरी का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हेयरिंग इम्पेयर्ड और विजुअली इम्पेयर्ड को जज बनना है तो उनकी डिसेबिलिटी कम से कम 50% होनी चाहिए। टोटली जो हेयरिंग लॉस है या टोटली ब्लाइंड है उनको वो जज नहीं बना सकते। तो ये एक बहुत ही सरप्राइज करने वाली न्यूज़ थी, क्योंकि जब जुडिशरी है, जो जुडिशरी हमारे सबको डायरेक्ट करती है कि भैया आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करो, उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, इक्वल पार्टिसिपेशन दो, फिर जो संस्था बाकी लोगों को प्रीच कर रही है और खुद प्रैक्टिस नहीं कर रही है तो एक सवाल उनके ऊपर लग जाता है। हालांकि हम शुरू से ही कोर्ट के आभारी रहे हैं कई लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए, जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिली है, प्रमोशन भी मिली है, कई चीज़ें हमारे लाइफ में हुई हैं। जब भी कुछ हमारे साथ प्रॉब्लमैटिक होता है तो एक जो रास्ता सबसे पहले हमारे माइंड में आता है वो जुडिशरी आता है। तो जुडिशरी ने बहरहाल एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दी है। उन्होंने 2019 की जो जजमेंट थी जिसमें कहा गया था कि ब्लाइंड और हेयरिंग इम्पेयर्ड जिनकी डिसेबिलिटी 50% होनी चाहिए वही जज बन सकते हैं, उसको ओवर रूल्ड कर दिया, यानी कि उसको पलट दिया है और एक नई फ्रेश ऑर्डर उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि डिसेबिलिटी कोई बार नहीं है जज बनने के लिए, मतलब डिसेबिलिटी कोई क्राइटेरिया नहीं है जज बनने के लिए। अब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जज बन सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि प्रॉपर असिस्टेंट देना चाहिए, जो आरपीडी एक्ट कहता है उनको स्क्राइब देना चाहिए, असिस्टिव डिवाइसेस देनी चाहिए, हर तरह का रीजनल अकोमोडेशन जो रिक्वायर होता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को वो देना चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर सही सेंस में हम सोसाइटी में इक्वालिटी लाना चाहते हैं तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एक अवसर दिया जाए, इक्वल फुटिंग पे हम चाहते हैं अगर वो फाइट करें, हमारे साथ इक्वल रहे तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना ये हमारा फ़र्ज है। उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी बनी थी जिसने कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस दी थी, जिसके ऊपर मैंने शो भी किया था एक, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम ना बिना सोचे समझे टर्मिनोलॉजीज दे देते हैं, दिव्यांगजन हो या मेंटली इल हो, तो हमें जो इंटरनेशनल मानक हैं, जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना सेट किया गया क्या टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, उसको हमें मानना चाहिए, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोगों के एटीट्यूड को बदल रहे हैं। बहरहाल ये तमिलनाडु में पहले केस इसको फाइल किया गया था, बाद में फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया, तो 2 बेंच का जो फैसला था उसको ओवररूल्ड कर दिया श्री चंद्रचूड़ जी, इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना जी की बेंच ने। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है, ज़बरदस्त फैसला है। मुझे लगा कि ये आप लोगों से शेयर करना चाहिए। जो लोग जुडिशरी में जाना चाहते हैं अब उनके लिए बिल्कुल जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है और अब आपके पास जुडिशरी में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप लोगों के जो सपने हैं जुडिशरी को लेके वो अब आप साकार कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और न्यूज़ के साथ।
किसी और न्यूज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जुडिशरी की तरह मैं ये मानता हूँ आवर ओपिनियन में कि बाकी डिपार्टमेंट्स को भी अब जुडिशरी इस लैंडमार्क जजमेंट को फॉलो करते हुए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। नमस्कार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे करियर काउंसलिंग पर। करियर काउंसलिंग में आज हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स इन एनजीओ सेक्टर। अगर आप अपना करियर एनजीओस में बनाना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो आपके उन सभी सवालों के जवाब आज हमारे एक्सपर्ट दीपक जी से हम लेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, सीसीपीडी रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स में। जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि करियर काउंसलिंग में आज हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज इन एनजीओ सेक्टर। तो अगर आप एनजीओज में जॉब करना चाहते हैं, अपने सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दीपक जी हैं, जो कि उत्तराखंड से हैं, जो कि खुद करियर काउंसलिंग भी करते हैं और साथ ही में एनजीओ भी चला रही हैं। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कम्युनिटी कलर्स में। थैंक यू ज्योति। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे। आज का आपने जो विषय लिया है करियर अपॉर्चुनिटी इन एनजीओ सेक्टर्स, इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि भारत जैसे एक विशाल देश में, जो कि वर्ल्ड वाइड यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर है एनजीओ रजिस्ट्रेशन में। तो एनजीओ सेक्टर्स में असीम संभावनाएं भारत देश में हैं। तो कौन कौन सी वो करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं एनजीओ सेक्टर्स में हमारे यूथ के लिए एज ए विजुअली चैलेंज पर्सन, तो इसी विषय पर हम आगे बातचीत करेंगे। एब्सोल्युटली। तो दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एनजीओज का क्या मतलब होता है, क्योंकि कुछ लिसनर्स हैं, हम सुनते तो हैं एनजीओ है, और ये भी सुनने में लगता है कि एनजीओज में तो जनरली लोग अपनी फ्री में सर्विस करते हैं, लाइक सोशल सर्विस करते हैं, उसके लिए कुछ चार्ज नहीं करते हैं। तो उसमें करियर अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है? बिल्कुल ज्योति, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है हमारे लिसनर्स के लिए, जो कि एनजीओ सेक्टर्स में आना चाहते हैं और समझना चाहते हैं उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं एनजीओज में। तो बेसिकली मैं आपके मेन क्वेश्चन पे आऊँ, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एनजीओ है क्या और इंडियन स्ट्रक्चर में एनजीओ का क्या रोल है, कैसे एनजीओ रजिस्टर्ड होता है, किन किन टाइप्स में एनजीओ को रजिस्टर्ड किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं गैर सरकारी संगठन।
गैर सरकारी संगठन वो होते हैं जो किसी न किसी सस्टेनेबल गोल्स या किसी ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए रजिस्टर्ड किए जाते हैं। बेसिकली इंडिया में 3 टाइप ऑफ एनजीओज रजिस्ट्रेशन होता है। नंबर फर्स्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 यानी कि अधिनियम 1882 के तहत ट्रस्ट एक्ट में एनजीओ रजिस्टर्ड किया जाता है। नंबर सेकंड, इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 यानी कि 1860 का जो अधिनियम है हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का, उसके अंडर एनजीओ रजिस्टर्ड होता है। नंबर 3 है आपका जो लास्ट है कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 8, जो हमारा कंपनी अधिनियम है 2013, उसके सेक्शन 8 में एनजीओज को रजिस्टर्ड किया जाता है। तीनों का जो वर्किंग नेचर होता है वो सेम होता है। किसी न किसी सस्टेनेबल गोल्स या ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एनजीओज को रजिस्टर्ड किया जाता है। जो एनजीओज के जो फाउंडर्स होते हैं वो एनजीओज को रजिस्टर्ड करते हैं किसी न किसी सोशल वर्क्स यानी कि किसी सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन जब एनजीओ रजिस्टर्ड होता है एज ए इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाता है, तो उसका पूरा अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उसको स्टेब्लिश करने के लिए रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होता है। तो रिसोर्स को कैसे वो एज ए रिसोर्स पार्टनर कैसे उन रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, क्योंकि बेसिकली चीज़ है जब कोई एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होगा तो उसे चलाने के लिए ऑफिस मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, उसकी मार्केटिंग जो उसका मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। यदि फंड रेजिंग किसी एनजीओ को करनी है तो उसके लिए फंड रेजर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कोई ना कोई व्यक्ति ही इसे करेगा। सोशल वर्क का मतलब ये होता है एनजीओ में एज ए वॉलंटियर्स काम करना या एज ए एनजीओ रिसोर्स पार्टनर काम करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एज ए वॉलंटियर्स में जब मैं कोई और काम कर रहा हूँ उसके साथ एज ए वॉलंटियर्स यदि किसी एनजीओ को ज्वाइन करता हूँ तो मेरी वॉलंटियरिंग सर्विस होती है। यदि मैं किसी एनजीओ के अंदर एज ए रिसोर्स पार्टनर उस एनजीओ का पार्ट बनकर उस एनजीओ के लिए ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स यदि मेरे पास बहुत अच्छी है तो मैं एज ए फंड रेजर उस एनजीओ के लिए काम कर सकता हूँ। तो करियर अपॉर्चुनिटीज एनजीओज के अंदर बहुत सारी हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो कुछ तो आप बता ही चुके हैं कि फंड रेजर और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए पोस्ट होती हैं। तो एक सवाल आता है कि एनजीओज़ जो हैं वो फंड्स लेके काम करती हैं, तो क्या एनजीओज़ में अच्छा अर्न हो सकता है? बिल्कुल एनजीओज में अर्न हो सकता है, क्योंकि जब एनजीओ एट फर्स्ट इस्टेब्लिश होता है किसी न किसी सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए या फिर ग्राउंड जीरो पे जो चीज़ें होती हैं, चाहे फिर वो हम, क्योंकि एनजीओ जो काम करते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स पे काम करते हैं। उसमें एजुकेशन है, एम्प्लॉयबिलिटी है, आर्ट एंड कल्चर्स है, साइंस एंड डेवलपमेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत अलग अलग सेक्टर्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एनजीओ किसी न किसी गोल्स को अचीव करने के लिए रजिस्टर्ड किए जाते हैं। तो जब एनजीओ स्टार्टिंग में होता है तो एनजीओ में हो सकता है पहले के 2 या 3 साल या 4 साल कुछ थोड़ा सा बहुत अच्छे से रन नहीं हो, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े। लेकिन एक समय बाद, क्योंकि एनजीओ आज एनजीओ नहीं रह चुके हैं, एनजीओ सेक्टर्स एक इंडस्ट्री बन चुका है। यदि इंडिया की हम बात करें तो एक पूरा एक इंडस्ट्री है एनजीओ का अपना, उसमें गवर्नमेंट एड भी देती है, उसका इंटरनेशनल फंड भी होता है। उसके लिए हर कंपनी, जितने भी कॉर्पोरेट्स कंपनीज हैं, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट्स के जो उपक्रम्स हैं, उनसे सीएसआर की एक पॉलिसी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, जो कि हर कंपनी को अपने जो उसका प्रॉफिट होता है टर्नओवर, उसका 2% सीएसआर का उन्हें किसी न किसी एनजीओ के साथ वो कोऑपरेट करके वो वहाँ पे खर्च करना होता है, उसी कंट्रीब्यूट करना होता है। वही सीएसआर पॉलिसीज के साथ एनजीओ कोऑर्डिनेट करके अपने प्रोग्राम्स, जो उनके प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे साइंस एंड कल्चर्स हो, स्पोर्ट्स हो, लिटरेचर्स हो, या फिर एटसेट्रा कोई किसी भी टाइप का यदि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सीएसआर पॉलिसी के अंदर भी अपने प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट जब रन होता है तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स लगता है। ये तो है नहीं कि एनजीओ अकेले उस प्रोजेक्ट को कर लेगा, उसके अंदर पूरा एक ह्यूमन चेन होती है जो उस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल तक लेके जाती है। तो वो सारा अर्निंग का एक प्रोसेस होता है, उसी से वो अर्निंग करती है। लाइक मैं मान के चलूँ, अगर मैं स्पेशल एजुकेशन का कोई प्रोजेक्ट अगर एनजीओ कर रहा है
तो उसके अंदर जो स्पेशल एजुकेटर है, ठीक है, एनजीओ स्पेशल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उस प्रोजेक्ट को चला रहा है, लेकिन जो एक स्पेशल एजुकेटर है वो फ्री में अपनी सर्विस वही व्यक्ति दे सकता है, या तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब पे हो या फिर किसी कॉर्पोरेट जॉब पे हो, उसके बाद वो 1 या 2 घंटे के लिए भी वहाँ पे जा रहा है तो अपनी वॉलंटियरिंग सर्विस देगा। यदि कोई फुल टाइम आप एनजीओ को सर्विस दे रहा है, फुल टाइम 9 to 5, 8 to 4 अगर जॉब कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अपने जो मेहनत करेगा उसके बदले कुछ ना कुछ लेगा। और एनजीओ उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो फंड लेते हैं, उस फंड से ही वो पैसा जो एजुकेटर होगा उसको देते हैं। ऑब्वियसली जब कोई गोल हमें अचीव करना होता है तो उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है। फंड्स इसीलिए ज़रूरत है ताकि वहाँ के एक्सपेंडिचर्स निकाले जा सकें और जितना भी स्टाफ है उसे पे किया जा सके। तो दीपक जी, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। क्या शुरू में जो आपने अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं उसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर हम अब क्वालिफिकेशन पर बात करें? नहीं, मैं 2 चीज़ें इसमें एड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि एनजीओ जो एक बहुत बड़ा सेक्टर्स है, इसमें मैं बताना चाहूँगा 2 तरीके से हम लोग एनजीओज में जा सकते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो अपॉर्चुनिटीज बताई, उसके अलावा यदि कोई अपना खुद का एनजीओ स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आज यूथ के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यदि आप कोई एक ऐसा इनोवेटिव एंड यूनिक आइडिया या कोई आपके पास ऐसा सॉल्यूशंस है जो कि आप सोसाइटी को दे सकते हैं और वो यूनिक सा आपका सॉल्यूशंस है, यदि आप उस सॉल्यूशंस को लेकर आगे जाते हैं, आप एनजीओ रन करते हैं, अपना एनजीओ रजिस्टर्ड करते हैं, तो फिर आप वहाँ से भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। उसमें 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, आप अपने लिए तो कर रहे हैं, आपकी एक डिग्निटी बन रही है सोसाइटी में, आप दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, आपकी हेल्प से शायद आपके साथ साथ कुछ और लोगों का भी भला हो रहा है। तो एक तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, उसमें रूल्स भी है तो होता है एनजीओ का। यदि आपकी इनकम कहीं से नहीं हो रही है तो आप अपनी सैलरी भी वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, और उस सैलरी के बेस पे आप अपनी जो इनकम, जो आपकी आजीविका है, उसे आप आगे लेके जा सकते हैं। यदि आप कहीं और जगह काम कर रहे हैं और आपका एनजीओ है तो आप अपने साथ साथ दूसरों को बहुत सारा उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से आप एनजीओज में जा सकते हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किन किन टर्म्स पे एनजीओ रजिस्टर्ड होते हैं इंडिया में, ये मैंने अपनी बात में पहले बताया। सेकंड जो अपॉर्चुनिटीज है एनजीओज में करियर अपॉर्चुनिटी की, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जितने भी हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, जो हमारा यूथ है, अगर वो एनजीओ सेक्टर्स में अपने आप को देखता है कि आने वाले टाइम को किसी न किसी बड़े एनजीओ के साथ जॉब करे, तो वो एज ए वॉलंटियर्स किसी भी एनजीओ को ज्वाइन कर सकता है। कुछ समय उसमें वॉलंटियरिंग वर्क करने के बाद अपने स्किल सेट्स को चेकआउट कर सकता है, ऐसे कौन से उसके पास स्किल सेट्स हैं जो कि इस एनजीओ को रिक्वायर्ड है, या फिर कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जिन्हें वो अपग्रेड करके उस एनजीओज को अपनी सर्विस दे सकता है। इस तरीके से एनजीओज में वर्क किया जाता है। बाकी एनजीओ सेक्टर में काफ़ी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें कुछ बेसिक सी मैं क्वालिटीज बताना चाहूँगा, क्योंकि एनजीओ में काम करने के लिए एक तो आपको टीम वर्क में काम करने की ज़रूरत होती है, तो आपको टीम वर्क में काम करने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि समूह में आपको काम करना आना चाहिए, एक टीम वर्क की भावना से आप काम करना। सेकंड, दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एनजीओ सेक्टर्स में मेन फैक्टर्स है, क्योंकि आप किसी न किसी सस्टेनेबल गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो आप समाज के उस हिस्से के लिए काम कर रहे हैं जिसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपकी। तो आप ग्राउंड लेवल पर जब जाते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, किसी न किसी की आप जिम्मेदारी लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको चाहिए। नंबर 3, आपके पास सेंसिटिविटी होनी चाहिए, यानी कि संवेदनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप समाज में काम कर रहे हैं। तो एनजीओ का ऑब्वियसली चीज़ है, भले आप वहाँ पे एज ए वॉलंटियर काम करें या एज ए एम्प्लॉय आप काम करें, तो आपकी सेंसिटिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। यदि आप में ये सारी क्वालिटीज हैं तो आप एनजीओ सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। और बाद में आता है क्वालिफिकेशन। देखिए, क्वालिफिकेशन मोस्टली मिनिमम तो ग्रेजुएशन आपके पास होना ही चाहिए। आप किसी भी एनजीओ को यदि एज ए वॉलंटियर्स ज्वाइन कर रहे हैं या फिर एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके बाद आता है जो इसके सर्टिफिकेशंस होते हैं। आज एनजीओ मैनेजमेंट के बहुत सारे हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन से लेके डिग्री प्रोग्राम्स तक हमारे पास अवेलेबल है। बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू, एनजीओ मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एनजीओ मैनेजमेंट, सर्टिफिकेशन इन एनजीओ मैनेजमेंट, ये आपको डिस्टेंस मोड पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और आपका रेगुलर मोड पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेज हैं जो आपको एनजीओ मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं। तो आप इसके लिए
सबसे सिंपल जो हमारे पास मीडियम है वो है गूगल। आप गूगल पे यदि सर्च भी करते हैं एनजीओ मैनेजमेंट स्टडी, तो आपको इतना सारा आपको वहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा गूगल पे। तो उसके बाद आप अपने एरिया और लोकेशन के बेस पे आप सर्च आउट कर सकते हैं आपको कि कहाँ से करना है और आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ है आपको अपना इंटरेस्ट उसमें क्रिएट करना होगा। यदि आप अपना इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं और आपको शौक है लोगों के साथ जुड़ने का और लोगों के साथ आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए एनजीओ इज ए बेटर ऑप्शन, एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और आने वाले टाइम पे आप किसी न किसी एनजीओ के साथ या फिर आप खुद का अपना एनजीओ रजिस्टर्ड करके एक बहुत अच्छा नाम आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया दीपक जी आपने, और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लिसनर्स की क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। कई बार हम अपने आप से ही कुछ मिथ्स बना लेते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं होती, तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत से हमारे लिसनर्स जिनका इंटरेस्ट है जी बिल्कुल ज्योति, एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें कि आप कभी भी एनजीओ सेक्टर्स की तरफ जाते हैं तो दूसरे को देख के कभी ना जाएं, क्योंकि दूसरा क्या कर रहा है उससे अपनी